ओके ओके, थैंक यू। मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। जस्ट वेट। यस, स्लाइड आपको नजर आ रही है? हाँ जी मैम आ रही। या थैंक यू। हम लोग पढ़ रहे थे बजट दस्तावेज, और इस पे हमने पिछली 3 क्लास में बहुत इस पर विचार विमर्श किया है, इस पर चिंतन किया है, इस पर अध्ययन करने का प्रयास किया है, रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट, जिसके अंतर्गत हमने ये बजट डॉक्यूमेंट, बजट जो है उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसको कितने प्रकार का बजट होता है और कब बजट की उत्पत्ति हुई, स्टार्टिंग से लेकर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर हमने भारत के संदर्भ में बजट के प्रकारों को पढ़ा, और अमेरिका में कैसे परफॉर्मेंस बजट और जीरो बेस्ड बजट का उदय हुआ, उनका भी हमने अध्ययन करने का प्रयास किया। आप सभी पिछली क्लास को जानते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि बजट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द है, एक फ्रांसीसी शब्द है, और जिसका मतलब होता है लेदर बैग यानी चमड़े का थैला, जिसे ब्रिटिश चांसलर ने संसद में जाते वक्त जिस बैग में वो अपने डॉक्यूमेंट्स रखते थे उसको कहा गया ए लेदर बैग, और उसी को ही फिर बजट का नाम दिया गया। हमने इसकी डेफिनेशंस को पढ़ा, फिर कैसे संविधान में आर्टिकल 112 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष जो होगा उसके संबंध में संसद के दोनों सदनों के सामने एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे, जिसमें उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं, जो अनुमानित प्राप्तियां हैं और जो खर्च हुए हैं उनका एक विवरण देना होता है। और इसके साथ ही हमने बात की कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कहीं बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बस 112 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के अंतर्गत एक वार्षिक वित्तीय विवरण, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखेंगे, जिसे इस संदर्भ में हम कहते हैं कि बजट शब्द का प्रयोग ना होकर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का यूज संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 112 में किया गया है। कब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री इस बजट को पास करता है, और सबसे पहले हमने बात की कि 1947 में 26 नवंबर 1947 में आर के शंखमुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्र उत्तर भारत में यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में इस यूनियन बजट को सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद हमने बजट की कुछ विशेषताओं को समझने की कोशिश की, जिससे आप भली भांति परिचित हैं कि कैसे हमने 2 क्लास में इसको अध्ययन किया। विशेषताओं के बाद फिर हमने बजट के महत्व को समझा कि बजट का महत्व क्यों है, क्यों एक व्यक्ति
व्यक्ति कहें, समूह कहें, या संगठन के द्वारा कहें, या सरकार के द्वारा कहें, या किसी संस्था में कहें, इस बजट को बनाने की आवश्यकता होती है और क्यों यह बजट बनाया जाता है। तो ये हमने बजट के महत्व को समझा। उसके बाद बजट के कुछ सिद्धांत थे जिनका हमने अध्ययन किया। प्रिंसिपल ऑफ बजट, ये डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बजटिंग, जिसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट क्या होता है उसके बारे में जाना। निष्पादन बजट 1950 में, हूवर कमीशन 1949 में जो बना था, उसके द्वारा अमेरिका में निष्पादन बजट का प्रयोग किया गया। और इस बजट को हम परंपरागत बजट कहते हैं। भारत में ट्रेडिशनल बजट यानी परंपरागत बजट प्रणाली को इस प्रकार से फिर अपनाया गया है, जिससे कि संसद के द्वारा बजट पर आवश्यक रूप से नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। परफॉर्मेंस बजटिंग को हमने डिटेल में जानने की फिर कोशिश की, क्या उसके उद्देश्य हैं, कैसे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनको इम्प्रूव, उनमें कुशलता और दक्षता लाने में सुधार करता है ये बजट। और इसी संदर्भ में हमने MFR संकल्पना को पढ़ा। MFR यानी परिणाम के प्रबंध पर सुधार करना, क्योंकि पिछले वर्ष की वित्तीय स्थितियों को देखते हुए आगामी वर्ष के लिए परफॉर्मेंस बजटिंग में, निष्पादन बजट में हम बजट को तैयार करते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बजट, जिसके अंतर्गत हमने शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजटिंग का अध्ययन करने का प्रयास किया। जीरो बेस्ड बजटिंग यानी शून्य आधारित बजट को हमने कहा कि ये जो बजट है उसको अपनाने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, देश के बजट में निरंतर पाया जाने वाला घाटा। देश के बजट में निरंतर पाया जाने वाला घाटा। और सेकंड, जो हमारा परफॉर्मेंस बजट था, निष्पादन बजट है, निष्पादन बजट प्रणाली का सफल क्रियान्वयन ना हो पाना। यानी निष्पादन बजट प्रणाली में कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पड़ी। इस बजट के अंतर्गत, जैसे कि ये देश के बजट में निरंतर पाया जाने वाला घाटा हो रहा है, तो उस घाटे, जो लगातार बढ़ता हुआ घाटा है,
उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए जो खर्चे हैं, जो व्यय हो रहे हैं, उन पर कटौती करना आवश्यक है। और यह बजट प्रणाली व्ययों पर विचार नहीं करती और ना ही वर्षों के व्यय को भारी वर्ष के लिए प्रयुक्त करती है, बल्कि यह बजट प्रणाली इस बात पर बल देती है कि व्यय किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि हमने बताया था कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो शून्य से शुरू होती है और अपनी गतिविधियों को पिछले वर्ष के परिणामों के आधार पर देखकर नहीं, बल्कि स्टार्टिंग से जीरो से अपनी बजट को उसको शुरू करती है। और इस बजट प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक नए पीरियड को, प्रत्येक नए काल को जस्टिफाई करना होता है। The traditional increment budgeting assume that there is guaranteed budgetary base the previous year. ये जो शून्य आधारित बजट है, ये अपना जो पीरियड है वो नए सिरे से शुरू करता है, लेकिन जो हमारा निष्पादन बजट प्रणाली थी, ट्रेडिशनल बजट सिस्टम था, उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्ष के आधार पर हम बजट को तैयार करते हैं। और ये शून्य आधारित बजट जो है शून्य से शुरू होता है। उसके अंतर्गत हमने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश की कि सबसे पहले पीटर फर जीरो बेस्ड बजट को टैक्स के संदर्भ में इस बजट का प्रयोग किया था। और 1962 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा यूएस में, अमेरिका में इस शब्द का फिर प्रयोग किया गया। जीरो बेस्ड सिस्टम, जीरो बजट सिस्टम 1983 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा इसको भारत में अपनाया गया। और 1986 में भारत सरकार ने व्यय का विवरण देने के लिए इसे एक तकनीक के रूप में अपनाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने भी स्वतंत्र भारत में जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाने पर मूल रूप से बल दिया। और उसके बाद शून्य आधारित सिस्टम, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को, जीरो बेस्ड बजट को 7th 5 ईयर प्लान यानी 7वीं जो योजना थी 1988 से 1993 के बीच में, इस पर भी जीरो बेस्ड बजट में बल दिया गया। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रोग्राम बजटिंग यानी कार्यक्रम बजट का प्रयोग भी अमेरिका में हुआ। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के द्वारा 1965 में कार्यक्रम बजट को अपनाया गया। लेकिन ये बजट ज़्यादा दिन तक वहाँ काम नहीं कर पाया, तो इसे 1971 में अमेरिका में छोड़ दिया गया। और कार्यक्रम बजट प्रणाली में योजना, कार्यक्रम व बजट को एक साथ मिला दिया गया था। इससे प्रभावशीलता को उसकी कार्यकुशलता से अधिक महत्व दिया गया। इसलिए इस बजट को अमेरिका में ही छोड़ दिया गया।
और उसके बाद हमारा आता है टारगेट बेस्ड बजटिंग, लक्ष्य आधारित बजट। लक्ष्य आधारित बजट जो हमने पूर्व के जो बजट के टाइप्स पढ़े हैं, बजट के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, कार्यक्रम बजट, इन सभी के लक्षण विद्यमान हैं। और इस बजट प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन को किसी कार्यक्रम के उद्देश्य पर उस पर होने वाले व्यय का निर्धारण करने का अधिकार होता है, यानी कि इस पे जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्रीय प्रशासन का होता है और केंद्रीय प्रशासन ही उस पर अपना केंद्रीय कंट्रोल रखता है, सेंट्रल कंट्रोल रखता है। इस प्रकार से ये बजट केंद्रीय नियंत्रण के प्रभाव में अधिक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है बजट का, जिसे हम कहेंगे आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग मीन्स हिंदी में इसको कहेंगे परिणाम बजट। इतनी बात मैं अपनी ठीक से कह पाई? किसी को कुछ क्वेरीज हैं? हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटकम बजट। थैंक यू। आउटकम बजट ये जो बजट है ये तथ्य पर बल देता है। परिणाम बजट मूलतः इस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है कि किसी कार्यक्रम पर कितना धन का व्यय हुआ है, कितना धन खर्च हुआ है। यानी आउटकम बजटिंग जो है, परिणाम बजट जो है, वो बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका अनुमान लगाने में कि जो परिणाम, हम नाम से ही इसको जान सकते हैं कि ये क्या है, परिणाम पर परिणाम आउटकम बजट। और ये इस तरह से ये जान लेता है कि किसी कार्यक्रम के अंतर्गत उस पर कितना धन खर्च हुआ है। और इसका परिणाम जैसे कि इस कार्यक्रम में कुछ इनपुट लगाया गया हमने, तो उसका जो आउटपुट निकला वो उसी धन के अनुरूप निकला जितना कि हमने धन उसमें लगाया था, या नहीं निकला। तो ये जो परिणाम बजट है ये सीधे तौर पर तथ्य पर फोकस करता है। एन इंस्ट्रूमेंट टू लिंक outlay, output and result। जो हमने धन लगाया है, पैसा जो खर्च किया है, उसका उसी अनुमान, उसी रूप में उसका हमारा परिणाम निकला या नहीं निकला, ये उस पर ध्यान केंद्रित अपना करता है। मेथड फॉर measuring for value of money। धन के मूल्य को मापने की एक पद्धति है। ये जो निष्पादन बजट है और उसके बाद शून्य आधारित बजट, कार्यक्रम बजट, ये सभी बजट इस परिणाम बजट से काफ़ी अलग हैं। और ये परिणाम बजट बेसिकली लास्ट में काम करता है, जिसमें परिणामों के आधार पर ये देखता है कि जो पैसा, जो धन खर्च किया गया, लगाया गया, उसका जो परिणाम निकला है वो उसके अनुरूप है या नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये वैल्यू ऑफ मनी
धन के मूल्य को मापने की एक पद्धति है। परिणाम बजट मंत्रालयों और विभागों के कार्य प्रदर्शन में एक मापक का भी काम करता है, क्योंकि ये परिणाम पर फोकस करता है। ये परिणाम जैसे ही आते हैं तो ये अपना काम शुरू कर देता है कि जो उसके परिणाम जितना पैसा लगाया उसके अनुरूप आए हैं या नहीं आए हैं। इसीलिए हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि ये जो बजट है ये सभी डिपार्टमेंट्स के, सभी मंत्रालयों के कार्य प्रदर्शक में जिस तरह से उनका कार्य का प्रदर्शन रहा उसको मापने का एक मापक की तरह काम करता है ये परिणाम बजट, जिसमें सेवा निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि परिणाम बजट की आउटकम बजट के जरिए विकास कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और उनके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सही जानकारी भी इस बजट के द्वारा मिल सकती है। Is it clear now? या इतनी बात ठीक से कह पाए हम? ओके, थैंक यू। ये हुआ हमारा परिणाम बजट। लास्टली एक और टाइप है बजट का जिसको हम कहेंगे जेंडर बजटिंग, यानी जेंडर आधारित बजट। जेंडर आधारित बजट आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। ये जो बजट है जेंडर बजटिंग, इस बजट को एक टूल फॉर एम्पावरिंग वुमेन, महिलाओं को, हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या है ये आप सभी जानते हैं। आज 21वीं शताब्दी में महिलाएं काफ़ी बेटर पोजीशन पे आ गई हैं और मैं तो कहूँगी कि अब तुलना करने का कोई पक्ष ही नहीं है। इसी संदर्भ में महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं के अधिकारिता का, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सशक्तिकरण के दिशा में इस बजट को तैयार किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये ए टूल फॉर एम्पावरिंग वुमेन, महिलाओं को सशक्त करने का एक साधन है। इस बजट को केंद्र सरकार द्वारा 2005 और 6 में यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। जेंडर बजटिंग as a part of gender mainstreaming in the case of financially effective decision of the public sector। ये जो जेंडर बजट है, जेंडर को, वेमेन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं के अधिकारिता का, उनकी सशक्तिकरण के
में योगदान देने के लिए इस बजट को तैयार किया जाता है और लोक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली रूप से वो प्रभावी डिसीजन ले सकें, वो स्वयं से निर्णय ले सकें, इसीलिए इस बजट को तैयार किया जाता है। और a gender based budget statement was introduced in the union budget in 2005 and 6। 2005 और 6 में संघ बजट, यूनियन बजट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और जेंडर बजटिंग की शुरुआत हम कह सकते हैं कि 2005 और 6 से हो गई थी। वर्ष 2006 और 7 में इस व्यवस्था को अधिक कारगर तरीके से लागू करने पर बल दिया गया। 2005 से और 6 से इसकी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन जो अधिक प्रभावी रूप से इस पर फोकस किया गया वो 2006 और 7 के बीच में जेंडर बजट को प्रभावी बनाने के लिए किया गया। वर्तमान समय में, वर्तमान बजट में उन तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों पर जिनका संबंध महिला और शिशु कल्याण से है, कितना धन उनको दिया गया है, इसका उल्लेख ही जेंडर बजट, जेंडर आधारित बजट माना जाता है। जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार महिलाओं के विकास, उनके कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए इनसे संबंधित योजनाओं को, कार्यप्रणालियों को, कार्यक्रमों को वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में निर्धारित एक राशि सुनिश्चित करती है उनके लिए, जो कि उनके विकास, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए लगाई जा सके। जेंडर बजटिंग के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही जो एक और बजट है जिसको हम कहते हैं रेल बजट। रेल बजट बेसिकली अब उसको सामान्य बजट में मिला दिया गया है। ये हमने थोड़ा सा संक्षेप में इसको पढ़ने की कोशिश की थी, तो अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये रेल बजट क्या है। तकनीकी अर्थ में रेल बजट से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष की अवधि में भारतीय रेलवे से संबंधित अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का आकलन है। बजट हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, व्यय और लाभ का एक विवरण है, और जो रेल बजट है वो रेलवे से संबंधित, उसमें उसका विवरण दिया गया होता है। यह एक नीतिगत दस्तावेज है जिसका उपयोग भारतीय रेलवे के विकास से संबंधित कार्यक्रमों और सरकार की पहल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो भारतीय रेलवे के विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है और जिन पर सरकार ने ध्यान दिया है उनकी उसका एक विवरण प्रस्तुत करता है। भारतीय रेल बजट भारतीय संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है, एक अनोखी विशेषता है। भारत दुनिया का पहला देश है जहां परिवहन क्षेत्र के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान था। भारतीय रेलवे भारत के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका निभाती है।
भारतीय रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 10 सदस्यीय समिति थी जिसका नाम था एक्वॉर्थ समिति। एक्वॉर्थ समिति इस एक्वॉर्थ समिति की अनुशंसा पर 1924 में इस रेल बजट को पेश किया गया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा 1921 में रेलवे के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए बनी जिस समिति के रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई, उसके अध्यक्ष का नाम था अर्थशास्त्री विलियम एक्वर्थ। वो ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे पहले 1921 में बात कही गई थी। उनके एक अर्थशास्त्री थे विलियम एक्वर्थ, इनकी पहल पर ये शुरुआत की गई और इसी कमेटी को एक्वर्थ कमेटी का नाम दिया गया और फिर 1924 में उसे पेश किया गया। यह लोकसभा में धन विधेयक के रूप में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही भारतीय संविधान के अंतर्गत भी रेल बजट जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है। केवल संविधान के अनुच्छेद 112 और 204 के अंतर्गत लोकसभा में पेश और पास किया जा सकता है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है। भारतीय रेल भारत में एक सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह लगभग 13.6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के नाम लगातार 6 बार रेल बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हैं, उन्होंने 6 बार रेल बजट को लगातार 6 बार रेल बजट को प्रस्तुत किया और वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में, यानी कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसमें 2004 और 2009 के बीच में रेल मंत्री थे। ऐसे ही ममता बनर्जी रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला रेल मंत्री थी। 2002 में उन्होंने रेल बजट को प्रस्तुत किया था। सुरेश प्रभु अंतिम रेल मंत्री थे जिन्होंने 2016 में लास्ट टाइम रेल बजट को पेश किया था। यूं तो भारतीय संसद में रेल बजट को हर वर्ष प्रत्येक वर्ष में पेश किया जाता रहा है और 1 फरवरी को संसद में भारतीय रेल का लेखा जोखा भविष्य की योजनाओं के साथ पेश किया जाता है। लेकिन अब वर्तमान समय की हम बात करें तो इसको ऐतिहासिक का हम नाम दे सकते हैं। इतिहास के पन्नों में इसको रख दिया गया है और नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा गठित नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय और किशोर देसाई के एक कमेटी ने रेल बजट को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
नीति आयोग के सदस्य थे विवेक देबरॉय और किशोर देसाई। इस सिफारिश के बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को मंजूर कर लिया था। और जो रेल बजट जिसको अलग से पेश किया जाता था उसको लास्ट टाइम सुरेश प्रभु अंतिम रेल मंत्री थे जो उनके द्वारा 2016 में पेश किया गया था। उसके बाद से इसे सामान्य बजट में ही मिला दिया गया, इसका सामान्य बजट में ही विलय कर दिया गया। और 1 फरवरी 2017 को 2017 और 18 के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट पेश किया। तो इसी बजट के एक अंग के रूप में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ ही उसको पेश किया गया। इस तरह से एक नया अवतार हमारे सामने रेल बजट के संदर्भ में हम देख सकते हैं। रेल बजट एक ग्लांस के तौर पे हम देखें तो रेल बजट 2017 में जो तैयार किया गया था उसको रेलवे का कुल व्यय 1,21,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया। अकाउंटिंग रिफॉर्म लाने का संकल्प किया गया। बायोटेक लगाने का, ई टिकट सर्विस को समाप्त करने का फैसला किया गया। कुछ रेल बजट में 2017 के जो रेल बजट है उसको आप भी डिटेल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या क्या डिफरेंस आए पहले से, क्योंकि रेल बजट को अब अलग से पेश नहीं किया जाता, उसको एक सामान्य बजट में ही मिला दिया गया था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रेल बजट 92 साल पुराना हमारा इसका एक इतिहास रहा है और आने वाले समय में हमें इसको ज़रूर याद रखेंगे हम। और ये हमारी एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसका एक पार्ट बन गया है, हमारे इतिहास को अब दर्शाने लगा है। रेल बजट के संदर्भ में भी, क्योंकि अब ये हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन उसको भी हमें समझना आवश्यक था। लास्टली हम लोग पढ़ेंगे बजट की प्रक्रिया, बजटिंग प्रोसेस। स्टेप 1 जो इसमें प्रक्रिया 1 है, भारत में बजट निर्माण का जो उत्तरदायित्व है वो कार्यपालिका के हाथों में होता है। और बजट निर्माण की प्रक्रिया आगामी वित्तीय वर्ष से 7-8 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, पहले से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और सभी विभागों को पहले से ही आगामी वर्ष के लिए, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने के लिए एक लेटर भेजता है जिसमें सभी डिपार्टमेंट से अनुमानित राजस्व और व्यय को तैयार करने का निर्देश दे दिया जाता है। यानी कि कार्यपालिका बजट पर काम करती है और आने वाले अगले साल का जो बजट है उसको 7-8 पहले महीने से ही हम लोग तैयारी करने लग जाते हैं। और इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सभी विभागों को, सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी मंत्रालय को एक लेटर भेजा जाता है कि आप आगामी वर्ष के लिए बजट को तैयार कर सकते हैं और अपने राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने के निर्देश उसमें दे दिए जाते हैं। इसके बाद सभी विभागों के द्वारा अपने स्थानीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स उस संदर्भ में अपने भी डिपार्टमेंट्स को
ऑर्डर पेश कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, और वो अपना वार्षिक वित्तीय विवरण को, अपने आय को, अपने खर्चों को उस तरह से फिर उसका विवरण करने लग जाते हैं। मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए पत्र में विभिन्न सूचनाएं देनी होती हैं, और इस तरह से उस वर्ष का उसको डिटेल में वो लोग रखते हैं, वर्तमान वर्ष का एक अनुमान पेश करते हैं, और आगामी वर्ष का बजट के अनुमान लगाते हैं। इन सभी डायमेंशंस पर सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी विभागों को काम करना होता है। जैसे कि स्टेप 1 में, प्रक्रिया 1 में हम देख सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशनल गोल, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। आगामी वर्ष के लिए क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या लक्ष्य रहेंगे, क्या उसकी नीतियाँ रहेंगी, उसकी भी स्थापना करते हैं। गोल must be translated into quantifiable management objective for organizational unit. Departmental goals are made, वो जो उद्देश्य हैं वो प्रबंधकीय उद्देश्य को, किसी भी संगठन की इकाइयों को पूर्ण करते हों, और इस तरह से ही सभी विभागों के उद्देश्यों को बनाया जाता है, उनको निर्धारित किया जाता है। स्टेप 3, जो उसकी थर्ड प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत भी बजट को तैयार करते हुए फॉर्मल प्लान फॉर बजट प्रिपरेशन एंड रिव्यू इंक्लूडेड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइम टेबल इज प्रिपेयर्ड। तो बजट की जो तैयारियां हैं, बजट को तैयार करने के लिए अपने सभी असाइनमेंट्स को वो देखते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को, और एक टाइम टेबल की तैयार करते हैं। स्टेप 4, जो चरण 4 है, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल बजट आर रिवाइज्ड एंड मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या होता है, जो सभी विभागों के द्वारा अपना व्यय और आय का जो विवरण दिया गया है, जो प्रस्तुत किया गया है, उसको रिवाइज किया जाता है डिपार्टमेंट के बजट को, और एक मास्टर बजट तैयार किया जाता है उस आधार पर। स्टेप 5 यानी चरण 5, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ मास्टर बजट इज टेस्टिंग एंड फाइनल डॉक्यूमेंट इज अप्रूव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टीज। इस तरह से जो मास्टर बजट है उसके वित्तीय विवरण को एक बार देखा जाता है, उसको परीक्षण किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, और फाइनल डॉक्यूमेंट के रूप में उसको अप्रूव किया जाता है, और सभी पार्टीज को इसमें विभाजित कर दिया जाता है। स्टेप यानी चरण 6, every head of the office required to prepare budget estimate in respect of salaries of establishment, contingent expenditure and others। सभी विभागों को एक अपने सैलरी से रिलेटेड, कंटिंजेंट से रिलेटेड, आय से रिलेटेड और व्यय से रिलेटेड एक बजट को एस्टिमेट तैयार करने की आवश्यकता होती है, और उस तरह से उन्हें ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग, बजट के क्या लाभ हैं? फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। बजट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बजट के कारण ही जो एक फिक्स्ड यानी स्थिर जवाबदेही बनी रहती है, असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिम्मेदारी आ जाती है। इस तरह से बजट का जो लाभ है हम देख सकते हैं। सेकेंडली, encourages manager to take careful analysis of operation। किसी भी कार्यक्रम के संचालन के लिए केयरफुल तरीके से किसी भी उस कार्यक्रम का विश्लेषण करने के लिए प्रबंधक को बजट प्रोत्साहित करता है। प्रबंधक को कहीं ना कहीं पता होता है कि अगर हमारे पास बजट इस कार्य में हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारा बजट डगमगा जाएगा और ठीक से काम नहीं कर पाएगा। थर्डली, वीकनेस इज रिवील्ड, करेक्टिव मेजर टेकन। बजट के माध्यम से हम यह भी जान लेते हैं कि हमारी जो कमजोरियां हैं वो क्या हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, और इस प्रकार से हम अपनी कमजोरियों को ठीक कर लेते हैं और सही मापन ले लिया जाता है। सही तरह से हम अपनी जो कमजोरियां हैं उनको ठीक कर पाते हैं। लास्टली, फाइनेंशियल मैटर कैन बी हैंडल इन ऑर्डरली फैशन, एक्टिविटी एंड आर बैलेंस्ड। तो जो फाइनेंशियल से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको संतुलित कर लिया जाता है, उनको बैलेंस्ड कर लिया जाता है। अब जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट इसका डायमेंशन है वो है द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन बजट। बजट में संसद की भूमिका, बजट में संसद की भूमिका क्या है? सबसे पहले हम देखें तो वित्त प्रशासन में बजट का कार्यान्वयन संसद के विभिन्न चरणों में होता है। बजट के निर्माण में संसद के विभिन्न चरणों का विश्लेषण निम्नलिखित है, जैसे कि इंट्रोड्यूस ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, इंट्रोड्यूस ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण। बेसिकली हम जानते हैं कि बजट को रेल मंत्री के वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के जो फरवरी मंथ है उसके अंतिम दिन में हम बजट को पेश करते हैं। आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सदन में भाषण देते हैं और इस बजटीय भाषण की विभिन्न औद्योगिक वर्गों, शैक्षणिक वर्गों और आम व्यक्ति के द्वारा भी इस बजट की प्रतीक्षा रहती है। बजट भाषण के प्रथम भाग में देश का सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत होता है। यानी पहले भाग में इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, उसके इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड विवरण होता है, और सेकेंड भाग में, उसके दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के कराधान यानी टैक्सेशन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो प्रस्तुत होते हैं। इसके बाद बजट की प्रतियां यानी जो कॉपीज हैं बजट की, वो संसद सदस्यों में बांट दी जाती हैं। लोकसभा के बाद
बजट को राज्यसभा में पेश किया जाता है और बजट के संदर्भ में राज्यसभा के पास बहुत ही कम शक्तियां हैं, सीमित शक्तियां हैं। लोकसभा का विशेषाधिकार बजट पर होता है। फाइनेंस बिल को पारित करने में भी राज्यसभा की सीमित शक्तियां होती हैं। राज्यसभा को 14 दिनों तक अपने सुझाव देने होते हैं। या तो सहमति और नहीं देती है तो वो फिर आप उनकी सहमति को मान लिया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत भी बजट के कार्यान्वयन से रिलेटेड कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएंगे। वित्त वर्ष को संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएंगे। और दूसरा, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। संचित निधि से संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में प्रस्तावित नहीं होगा। कर से रिलेटेड कोई भी अगर विधेयक है तो वो बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि के, जब तक राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं होता है तब तक नहीं निकाला जाएगा और राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इस तरह से कुछ प्रावधान हैं जो बजट के संदर्भ में बजट को पेश करते वक्त ध्यान में होने आवश्यक हैं। उसके बाद जनरल डिस्कशन, उस पर बजट पर सामान्य चर्चा होती है। बजटीय भाषण के कुछ दिन की अवधि के पश्चात बजट पर सामान्य चर्चा होती है और ये जो सामान्य चर्चा है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती है। भारतीय सदस्य बजट पर केवल चर्चा कर सकते हैं। उस सामान्य चर्चा में अनुमानित राजस्व और भारित व्यय पर विस्तार से चर्चा होती है, यानी चर्चा कर सकते हैं, उस पर कोई चेंज नहीं, इस तरह से कर सकते हैं। थर्डली, विभागीय समितियों द्वारा जांच, एग्जामिनिंग द डिपार्टमेंट कमिटीज, जो विभागीय समितियां हैं उन पर लास्ट में उनकी जांच की जाती है और सामान्य चर्चा के बाद में 3 से 4 सप्ताह के लिए एडजॉर्न कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है और 16 विभागीय कार्यकारी समितियों द्वारा विभागों के अनुदान मांग की जांच की जाती है, यानी किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए उसकी जो जांच करने का काम है वो कमेटीज करती हैं। जो हमने कमेटीज को लास्ट टाइम पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले कुछ क्लासेस में हमने इसको पढ़ने की कोशिश की थी कि जो समितियां हैं वो कैसे कितना विभागों को अनुदान चाहिए उसकी जांच करती हैं। फिर अनुदान की मांगों पर मतदान, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसके आधार पर सामान्य चर्चा विभागीय समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद में लोकसभा में अनुदानों की मांग पर मतदान का चरण आता है और हर मांग को मंत्रालय के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लोकसभा में मतदान के बाद ही डिमांड का परिवर्तन ग्रांट के रूप में होता है, यानी जो मांग है वो फिर अनुदान बन जाती है और अनुदान की मांग पर मतदान की प्रक्रिया लोकसभा में ही होती है। जो मतदान की जो प्रोसेस है, वोटिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ लोकसभा में होता है। राज्यसभा को इस संबंध में कोई शक्तियां प्रदान नहीं हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक
लोकसभा द्वारा सभी मांगों पर मतदान करने के बाद इन सभी अनुदानों को संचित निधि पर भारित व्यय के साथ मिलाकर एक विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, जिसको कहा जाता है अप्रोप्रिएशन बिल, यानी विनियोग विधेयक। लोकसभा में विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में, फाइनेंस बिल के रूप में राज्यसभा के पास भेज देते हैं, और राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में, क्योंकि राज्यसभा को कोई शक्तियां नहीं है, तो राज्यसभा 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, इस पर चर्चा कर सकती है, सुझाव दे सकती है। स्वीकार करना या ना करना वो फिर उसके बाद लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान। विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद विनियोग अधिनियम बन जाता है, और इसके बाद भारत की संचित निधि से राशि कितनी लेनी है, कितना अमाउंट लेना है, वो तय किया जाता है। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में फिर काफ़ी समय लग जाता है। लास्टली फाइनेंस बिल। विनियोग अधिनियम के पारित होने के बाद वोट ऑन अकाउंट और एप्रोप्रिएशन बिल पारित होने के बाद बजट को दो भागों से देखा जाता है। एक भाग व्यय से संबंधित होता है और दूसरा भाग जो टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है कि किसी की अगर कर राशि बढ़ानी है टैक्स से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है, और वित्त विधेयक को 75 दिनों की अवधि में ही लागू किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से विभिन्न चरणों से, विभिन्न फेजेस से गुजरने के बाद ही बजट का कार्यान्वयन हो पाता है। बजट निर्माण व कार्यान्वयन के पश्चात यह आवश्यक है, बजट बन जाने के बाद में यह देखा जाता है कि विभिन्न विभागों के बजट पर ठीक प्रकार से नियंत्रण रखा जाए, और यह नियंत्रण यह ध्यान देता है कि जितनी राशि का प्रावधान किया गया है, जितना अमाउंट उन्हें दिया गया है, उतनी ही राशि का वो खर्च करें। प्रत्येक हेड्स में, प्रत्येक मदों में उनका खर्च करें। भारत में बजट पर नियंत्रण रखने के लिए CAG, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक और विभिन्न समितियों द्वारा बजट पर नियंत्रण रखा जाता है। CAG और जो कमेटीज हैं वो बजट पर अपना नियंत्रण रखती हैं। बजट में कुछ रिफॉर्म्स भी हुए थे। जैसे कि विकास, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरते ही बजट प्रणाली में सुधार किया गया, और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग में की सिफारिशों में बजट को निष्पादन बजट और लेखा सुधार इनका नाम दिया गया। तीसरे समकालीन समय में उदारीकरण, निजीकरण के साथ बजट प्रक्रिया पर संसदीय नियंत्रण को रखने के लिए समितिज को लाया गया, जो कमेटीज हैं उनको लाया गया। वो 1991 के पीरियड में ज़्यादा सुचारू रूप से काम कर पाई। भारत में बजट सुधार की प्रक्रिया को पहुंचने के लिए नए नए क्षेत्रों पर जोर देने की और ज़रूरत है, और सरकारी राजस्व को बढ़ाना, कार्यकुशलता में वृद्धि, गरीबों तक सब्सिडीज को सीमित करना, प्राथमिकता सरकारी व्यय को कृषि और स्वास्थ्य नीतियों को जोड़ना, इन सभी क्षेत्रों में अभी और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। Many thanks.
Thank you so much, students. Thank you, everyone.